हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस। कैसे हो आप सब? एक्साइटेड हो? आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर आ चुका है 12th का और आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हो। अभी मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस और हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, कैसा क्वेश्चन पैटर्न है और कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो बच्चे, यहाँ पर आपको क्या है, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए। इंस्ट्रक्शन में क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, थोड़ा बहुत चेंजेस तो लाया गया है। यहाँ पे चेंजेस क्या क्या है तो देखेंगे। पहला यहाँ पे को क्या कह रहा है कि सारे क्वेश्चंस जो है क्या है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोलो कि क्वेश्चन पेपर जो है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ग्रुप ए, बी, सी एंड डी, जिसमें यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चंस है, 48 क्वेश्चंस है आपके पास। मार्किंग स्कीम क्या है, तो ग्रुप ए जो है बच्चे ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितने हैं 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है हमारे पास। 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, सब में 25 1 मार्क्स का कैरी करता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ग्रुप बी में क्या है बच्चे, ग्रुप बी में 9 क्वेश्चंस है, ठीक है, 9 क्वेश्चंस है, सब में 1 मार्क्स कैरी कर रहा है और इसमें से कितने सॉल्व करने हैं आपको, सिर्फ 7 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं, 9 में से सिर्फ 7 ही अटेम्प्ट करना है। ग्रुप सी क्या है, हमारे पास 8 क्वेश्चंस है जिसमें 3 मार्क्स कैरी कर रहा है, हर क्वेश्चन का 3 मार्क्स है, जिसमें से आपको कितना सॉल्व करना है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है 6, तो 8 क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है 6 क्वेश्चंस। और ग्रुप डी जो है ये हमारे पास 6 क्वेश्चंस वाले आते हैं और 5 मार्क्स, ये देखेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस है और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है इसमें आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 6 दिए हैं, आपको अटेम्प्ट करना है 4। काफी आसान होने वाला पेपर, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, है ना। चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सॉल्व करना। तो पहला हमारा आता है ग्रुप ए। ग्रुप ए में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 1 मार्क्स कैरी कर रहा है। क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स मेल गैमेट आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ, देखो बच्चे ये हमारा माइक्रोस्पोर, जेनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। जेनरेटिव सेल ही डिवाइड करता है 2 सिंगल न्यूक्लियस में और क्या बनाता है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो इन एंजियोस्पर्म मेल गैमेट्स आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ जेनरेटिव सेल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सीमेन। सीमेन का जो फ्लूइड पार्ट है, किसमें, सेमिनल प्लाज्मा जिसको हम कह रहे हैं, उस वो कौन चीजों से कंट्रीब्यूट होता है। देखो बच्चे, सीमेन जब भी वर्ड बोले, सीमेन इक्वल्स टू सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। अब सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है, ये 3 ग्लैंड्स का सिक्रीशन है। कौन कौन सा, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो आप यहाँ पर ऑप्शन क्या सही, 1 भी सही है, 2 भी है और 4 भी है। 1, 2 एंड 4 आपको दिख रहा है कहीं पे, 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विद गार्डन पी प्लांट राउंड शेप was dominant over wrinkle seeds, ठीक है, and yellow cotyledon was dominant over green cotyledon, ठीक है भाई, हमें तो ये बात पता है। और यहाँ पे बोल रहा है कि बताओ इन क्रॉस में F2 जनरेशन में क्या क्या आने के चांसेस है। तो F2 जनरेशन में कैसे कैसे चांसेस होते हैं आने के, आपको यहाँ पर याद करना है। F2 जनरेशन में क्या पढ़ा, 9:2, 3:2, 3:1, यही पढ़ा हमने, 9:2, 3:2, 3:1। अब यहाँ पे 9 में क्या था, 9 में राउंड एंड येलो सीड्स, राउंड एंड ग्रीन सीड्स, रिंकल्ड एंड येलो सीड्स और रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। अब आपको बोल रहा ऑप्शन यहाँ पे दिया है, क्या क्या ऑप्शन दिया है बच्चे, यहाँ पर देखेंगे। राउंड सीड्स है विथ येलो कॉटिलेडन, मतलब राउंड और येलो, राउंड एंड येलो है, एंड रिंकल्ड एंड येलो है, था ना इसमें रिंकल्ड येलो, ठीक है। फिर क्वेश्चन ऑप्शन में बोल रहा है ओनली राउंड सीड, क्या सिर्फ राउंड और ग्रीन सीड्स है, क्या सिर्फ रिंकल्ड और येलो सीड्स है, क्या सिर्फ रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स है। ओनली लिखा है, तो क्या ओनली यही है, नहीं है ना। हम लोग यहाँ पे जानते हैं राउंड येलो, यहाँ पर ये था राउंड येलो, ये है राउंड ग्रीन, ये है रिंकल्ड येलो और ये है रिंकल्ड ग्रीन, ऐसा ही कुछ था हमारे पास। तो इस ऑप्शन में यहाँ पर हमें क्या सही रहेगा,
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इफ यूज विद इन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो तब तक इफेक्टिव होती है जब तक हम लोग कब यूज करें, 72 आवर ऑफ कॉइटस। बिल्कुल सही बात है, 72 आवर ऑफ कॉइटस मतलब कॉप्युलेशन, मतलब मेटिंग, मतलब इंटरकोर्स के बाद 72 आवर्स के बाद, इंटरकोर्स के 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर ले लिया जाए कैप्सूल तो बढ़िया है, नहीं लिया तो फिर कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाएगा, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, जिसमें आपको एग्जांपल पढ़ाया होगा मैंने, आई पिल, अनवांटेड 72 वगैरह वगैरह। तो ये ऑप्शन होगा हमारा सही ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिफ्ट। जिफ्ट का मतलब क्या बच्चे? पहले तो मैं आपको जिफ्ट का मतलब याद दिलाती हूँ। जिफ्ट का मतलब होता है जाइगोट। जिफ्ट का मतलब है जाइगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर। किसको हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, कहां? जाइगोट को फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जा रहा है। जाइगोट कहां ट्रांसफर हो रहा है? फलोपियन ट्यूब में। तो जाइगोट को फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? ओवा तो बिल्कुल भी नहीं। जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर्ड टू द फलोपियन ट्यूब। बात सही लग रहा है ना? दूसरा भी देख लेते हैं जाइगोट वाला। जाइगोट कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर, फीमेल डोनर से कलेक्ट किया लेकिन कहां ट्रांसफर किया? यूट्रस में। दिस इज रॉन्ग, है ना? सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा जाइगोट इज कलेक्टेड, जाइगोट कलेक्ट किया और कहां डाला? फलोपियन ट्यूब में डाला। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर conditions of karyotype 2n+1, 2n-1 and 2n+2, 2n-2। ये वाला जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? तो मैंने आपको दो कंडीशन पढ़ाई थी, एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में पूरा का पूरा चेंज, 2n, 4n, 3n, 6n ऐसे हो रहा था। वेयरएज एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है? ऐसे एक दो चेंज होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सही एन्यूप्लॉइडी। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट आते इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इफ यू गेट 9:3:3:1 रेशियो इट डिनोट्स दैट। यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम लोग एक डाइहाइब्रिड क्रॉस को देखते हैं, उसमें ये रेशियो आता है, तो ये रेशियो क्या डिनोट कर रहा है? द एलील्स ऑफ टू जीन आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर। दो अलग अलग एलील्स अलग अलग जीन के आपस में बातचीत कर रहे हैं, या मल्टीपल एलीलिज्म है, या मल्टीजेनिक इनहेरिटेंस या मल्टीपल एलीलिज्म है, या फिर दोनों के दोनों सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली। देखो बच्चे, ये रेशियो मेंडल का रेशियो था जिसमें उसने कोई भी मिक्सिंग विक्सिंग नहीं पढ़ाई, है ना? क्योंकि मेंडल का क्या था? लॉ तो हमारे पास मेंडल का 3 ही है, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होता है द एलील्स ऑफ टू जीन्स आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली। ओके, ऑप्शन हमारा ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्टरी है क्योंकि यहाँ पे आंसर कुछ और दिया और आंसर कुछ और है। ठीक है, देखो, इन F2 जनरेशन ऑफ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस द नंबर ऑफ फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स आर। आप याद करो F2 जनरेशन में बच्चे, F2 जनरेशन में आपने फिनोटिपिक रेशियो कितना पढ़ा? 9:3:3:1 ये पढ़ा। और जीनोटिपिक रेशियो मैंने क्या पढ़ाया? 12, 24, 12, 12, 1 यही पढ़ा था हमने। 12, 24, 12, 12, 1 ये हम लोगों ने पढ़ा जीनोटिपिक रेशियो, और ये पढ़ा फिनोटिपिक रेशियो। तो कितने टाइप ऑफ फिनोटाइप आए बच्चे? कितने तरह के फिनोटाइप्स आए हैं? 4 तरह के आए हैं। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, 4 तरह का आया। और यहाँ पे हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, ये सब आया है। आप अब काउंटिंग करो मेरे साथ, काउंटिंग करो कितना फिनोटाइप आया है। 1, 2, 3, 4 फिनोटाइप्स है। कितने जीनोटाइप आए? 1, 2, 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 9 हमारे पास जीनोटाइप आया है। ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? 4 फिनोटाइप्स है और 9 जीनोटाइप्स। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ठीक है, आप लोग एक बार चेक कर लो, करेक्ट कर लो, ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ये भी आता है, डीएनए इज अ, इसमें भी थोड़ा गड़बड़ है। डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड विच आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय 3' और 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब बोल रहा है कि मुझे अगर पॉलीमराइजेशन नहीं करानी है तो क्या करना है। चलो पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है शुगर, दिस इज शुगर, इसके साथ हमारे पास क्या अटैच होता है? इसके साथ हमारे पास 5' से, ये हमारा 5 वाला डैश है, 5' से अटैच होता है हमारा फॉस्फेट और यहां पर नाइट्रोजन बेस, यही होता है। इसको मैं आपको दिखाती हूं। ये एक और हम लोग ले लेंगे इसको, ये देखो 2 बन गए यहां पर। अब यहां पर क्या है, इसका 5 नंबर वाला कार्बन, इसका 5 नंबर वाले कार्बन से ये जुड़ा और इसके 3 वाले कार्बन से ये जुड़ता है। जुड़ गया, दिख रहा है? क्लियर है? यहां पर क्या रहा है, क्या बोल रहा है कि अगर मुझे नहीं जोड़ना है, टू प्रिवेंट, यहां पे बोल रहा है कि नहीं जोड़ना है, पॉलीमराइजेशन नहीं करवानी है, तो क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर दिया रिप्लेस प्यूरिन विद पायरिमिडीन। प्यूरिन और पायरिमिडीन का कोई काम है यहाँ पर? नहीं है। वो हो ना हो, वो जुड़ने से मतलब नहीं। जुड़ने से मतलब किसका है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का, जो 3 और 5' होगा। फिर आता है रिमूव या रिप्लेस 3OH ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज में हम लोग 3OH ग्रुप को रिप्लेस कर देंगे। बात सही है, अगर हम 3OH को यहां से हटा देते हैं तो ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ठीक है, यहाँ का अगर 3OH हटा दिया जाए तो ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा, बिकॉज यहाँ पे कार्बन नंबरिंग अगर आपको दिखा देते हैं, कार्बन नंबरिंग में क्या है 1 2 3 4 एंड 5, ये तो O है यहाँ पर। ठीक है, तो 3 से ही अटैच था, 3 में अगर OH हटा देंगे हम लोग तो वहां पर अटैचमेंट नहीं हो पाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल सही है कि हाँ, अगर हम लोग 3OH ग्रुप्स अगर हटा देते हैं डीऑक्सीराइबोज से तो वहां पर वो जुड़ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है रिमूव रिप्लेस 2OH ग्रुप विद सम अदर ग्रुप्स इन डीऑक्सीराइबोज। देखो बच्चे, डीऑक्सीराइबोज में क्या 2 के पास OH है क्या? डीऑक्सीराइबोज में 2 के पास OH है क्या? नहीं है ना, ऑप्शन ही गलत है ये। अब आते हैं यहाँ पे बोथ बी एंड सी। आपके ऑप्शन में बी एंड सी दिया है, लेकिन असली में ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी सही है ना? तो ऑप्शन बी क्यों सही है? बिकॉज अगर हम लोग OH ग्रुप जो है वो 3 नंबर कार्बन से हटाते हैं तो उनका बॉन्डिंग नहीं बन पाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बन पाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे ही थोड़ा क्वेश्चन में ध्यान देना है बच्चे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, while analyzing the DNA of an organism, the total number इतना न्यूक्लियोटाइड्स were found which are proportion in different bases. एडेनिन इतना है, गुआनिन 17% है, साइटोसिन 32% है, थाइमिन 17% है। बोल रहा है कंसिडर चाग्राफ रूल। चाग्राफ रूल पढ़ो और उसको बताओ मुझे यहाँ पर कि ये में से डीएनए कैसा है, कौन सा डीएनए। चलो देखो बच्चे, एडेनिन शुड बी इक्वल टू क्या? थाइमिन। क्या है यहाँ पर इक्वल? अगर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, अगर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, नो मैटर अगर वो सर्कुलर है या लीनियर है, मतलब वो ऐसा है या फिर ऐसा है, उससे मतलब नहीं है। अगर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो एडेनिन का अमाउंट थाइमिन के इक्वल होगा एंड ग्वानिन का अमाउंट साइटोसिन के इक्वल होगा। होना चाहिए था, लेकिन क्या प्यूरिन इक्वल्स टू पायरिमिडीन है? यहाँ नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर है कि ये जो डीएनए है वो कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड। इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये डबल स्ट्रैंडेड नहीं है। डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, नॉन कंक्लूजन। क्यों नहीं कंक्लूजन? तो फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर डीएनए कैसा है बच्चे? डीएनए जो है यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड है, क्योंकि एडेनिन शुड बी इक्वल टू थाइमिन एंड ग्वानिन शुड बी इक्वल टू साइटोसिन, लेकिन यहाँ पर तो है नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इफ मेसेल्सन एंड स्टार्स एक्सपेरिमेंट इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर 4 जनरेशन इन बैक्टीरिया, द रेशियो ऑफ N15 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 N14 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 कितना होगा, बताओ। तो देखो बच्चे यहाँ पर ये तो ऑप्शन सारा का सारा दिया है गड़बड़ गड़बड़, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? आपको ऑप्शन यहाँ पे ये वाला सही बोल रहा है बट इट इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा अगर मान लीजिए N15 है, N15 का है, ये जब रेप्लिकेशन करेगा तो क्या होगा, ये जब रेप्लिकेशन करेगा ये आधा आधा बांट दिया N15 ये फर्स्ट जनरेशन है बच्चे, और ये क्या बना N14 ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन हुआ। फिर ये जब डिवाइड करेगा, इसको हम सिर्फ डिवाइड करवाते हैं, तो इसको जब डिवाइड करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रैंड एक ये अलग, इसके ऊपर एक नया स्ट्रैंड N14 और ऊपर में यहाँ पर क्या एक स्ट्रैंड तो नया बनेगा और एक पुराना स्ट्रैंड रहेगा वही N15 वाला, N15 N14। तो एक टाइम अब यहाँ पर इसके बाद और एक जनरेशन बढ़ाते हैं, ये फर्स्ट जनरेशन ये सेकंड, इसका थर्ड जनरेशन अब बनवाते हैं। तो यहाँ पर देखो थर्ड जनरेशन बनाया, एक ऊपर स्ट्रैंड चला गया इसका, एक स्ट्रैंड यहाँ, इसका भी एक स्ट्रैंड ऐसे अलग कर दिया मैंने, इसका एक स्ट्रैंड पिंक कलर का, ये पेरेंट का स्ट्रैंड सब अलग कर दिया। अब सबके पास क्या बनेंगे, नए स्ट्रैंड्स बनेंगे। नए स्ट्रैंड्स तो N14 के ही बनेंगे क्योंकि मीडियम तो N14 ही है। दिख रहा है प्रपोर्शन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। क्या आपको यहाँ पर ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, अब अगर मैं फोर्थ जनरेशन बनाऊं तो आप तो जानते हो यहाँ पर ये कितने होंगे, यहाँ पर 1 से 2 बना, 2 से 4 बनते, 4 से 8 बनता, 8 से 16 बनते। लेकिन क्या 16 में आपको N15 दिखेगा, बताओ। तो N15 तो यहीं पे खत्म हो चुका है ना, N15 सिर्फ क्या था, यहीं पे फर्स्ट जनरेशन में खत्म है कि नहीं, खत्म है ना। तो यहाँ पर क्या N15/N15 1 हो सकता है ऑप्शन में, N15/N15 तो 0 होगा। ऑप्शन एक्चुअली सही होना चाहिए 0:1:7, दिस शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन ही गलत है, ये आपका क्वेश्चन का ऑप्शंस गलत दिया है। हालांकि डी में टिक कर दिया बट यहाँ पर ये ऑप्शन होना चाहिए था, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट आते हैं 12th, द इम्पॉर्टेंट फीचर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन अ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर अगर वो वेक्टर बन रहा है, देखो बच्चे चाहे आप दुनिया का कोई भी क्लोनिंग वेक्टर ले लो, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर वो होता है कि वो रेप्लिकेट कर सके, वो अपना नंबर बढ़ा सके। हालांकि उसमें कुछ भी हो लेकिन उसका अपना नंबर बढ़ाने का कैपेबिलिटी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज। सी पेप्टाइड जो ह्यूमन इंसुलिन का वो कैसा होता है, देखो बच्चे ये है ए पेप्टाइड, ये है बी पेप्टाइड, और उन दोनों को जोड़ने वाला जो है वो होता है सी पेप्टाइड। ये है ए, ये है बी और ये है सी। और ए बी जो है ये आपस में जुड़े होते हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये है प्रो इंसुलिन, दिस इज प्रो इंसुलिन। अब यहीं से क्या होता है, यहीं पर से अगर हम लोग सी हटा देते हैं, यहीं पर से सी को रिमूव कर दिया जाता है तो ये बनता है एक्टिव इंसुलिन। ये देखो मैं सी को हटा देती हूँ, सी इज क्लियर्ड, ये बन गया हमारा एक्टिव इंसुलिन। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये समझा कि अगर मुझे ह्यूमन इंसुलिन का सी पेप्टाइड बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो रिमूव ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन। इंसुलिन बनाने के लिए प्रो इंसुलिन से सी पेप्टाइड को रिमूव करना है। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 14, अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल द मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट हैव। देखो एलेंस रूल कहता है जो जितना कोल्डर क्लाइमेट में उसका जो बाहरी टेम्परेचर, बिकॉज हमारा मोस्ट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर यहाँ टार्सल रीजन में
ही रहता है ना। आपके हाथ पैर ठंडे होंगे ना ठंड में ये बॉडी ठंडा हो जाता है क्या? नहीं, ये इसके कंपैरिजन में ये जो पूरा आपका टार्सल एरिया है इसके कंपैरिजन में लिम्स जल्दी ठंडे होते हैं, बिकॉज ये हमारे मेन बॉडी रीजन से दूर होते हैं। तो जितना ज्यादा ठंडा एरिया उतना छोटा लिम्स और छोटे कान होंगे। जितना एरिया कान वगैरह नाक वगैरह सब छोटी होगी, क्यों? क्योंकि उनका बॉडी से हीट कम बाहर निकले, कम हीट स्केप हो पाए। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? शॉर्टर ईयर एंड शॉर्टर लिम्स। नेक्स्ट आते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर एक ऐसा पिरामिड है जो अपराइट है, जो इन्वर्टेड है और जो स्पिंडल शेप का भी है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज इन्वर्टेड, ईदर अपराइट और इन्वर्टेड, नीदर अपराइट नॉर इन्वर्टेड। ऑब्वियस बात है, या तो अपराइट होगा या तो इन्वर्टेड। तो अपराइट हो सकता है, इन्वर्टेड या फिर स्पिंडल शेप का हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं HIV दैट कॉज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग। HIV जो है वो क्या डिस्ट्रॉय करता है? दो ही सेल है, मैक्रोफेज और टी हेल्पर सेल। मैक्रोफेज ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? टी हेल्पर सेल्स या हेल्पर टी सेल्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which of the following is an example of hormone releasing IUD? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है hormone releasing IUD? ये है बच्चे hormone releasing LNG 20, levonorgestrel 20 और यहाँ पे प्रोजेस्टेरेट। या तो ये दोनों जो है वो कैसे है? ये हार्मोन रिलीजिंग है, दोनों प्रोजेस्टेरोन रिलीज करते हैं। ये है हमारा, ये जो है ये क्या है? ये हमारा कॉपर रिलीजिंग और लिपेज लूप जो है वो कुछ रिलीज नहीं करता, नॉन मेडिकेटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। Match the following list of the bioactive substance and their role. Bioactive substance और उनके रोल के बारे में बताइए कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस क्या क्या रोल है। सबसे पहले आपको जो आता है वो फटाफट टिक करते जाएंगे हमारे, जैसे कि लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज जो है ये हो जाएगा नंबर ए, सॉरी नंबर डी। नंबर डी हमारा हो जाएगा रिमूव ऑयल स्ट्रेन। यहाँ पे आते हैं स्टैटिन। स्टैटिन क्या करता है बच्चे? स्टैटिन का काम होता है लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करता है। साइक्लोस्पोरिन ए क्या करता है? साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में इन इम्यून सप्रेसर का काम करता है। और स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ये ब्लड क्लॉट को हटाता है, रिमूव ब्लड क्लॉट। तो आपको ऑप्शन जहां पर ये दिख रहा है वो वाला टिक करेंगे। चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है। 1 डी है, A3 और D1 है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं कहां पर ऑप्शन दिख रहा है। D1 तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। In a certain taxon of insects, some have 17 chromosomes and other have 18 chromosomes. देखो बच्चे, कुछ इंसेक्ट्स में मेल के पास कम क्रोमोसोम होता है एज कंपेयर टू फीमेल, इसी से वो लोग डेवलप होती है। जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ पे जानते हो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशन वाला भी पढ़ा होगा, और मैंने आपको शायद पढ़ाया होगा बटरफ्लाई वाला। बटरफ्लाई या मॉथ्स में क्या होता है, उनमें जो फीमेल्स होती है उनमें ज्यादा क्रोमोसोम होता है और मेल में XO क्रोमोसोम्स होते हैं, XX एंड XO। XO मतलब जीरो, कुछ नहीं। तो यहाँ पर फीमेल के पास ज्यादा क्रोमोसोम एज कंपेयर टू मेल, तो 17 हो जाएगा मेल के लिए और 18 हो जाएगा फीमेल के लिए। तो ये ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है? ए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैटलाइज्ड बाय टैक पॉलीमरेज इन PCR रिएक्शन? देखो बच्चे, PCR रिएक्शन में क्या करते हैं हम? छोटा सा डीएनए को बहुत सारा डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। एक छोटा डीएनए को बहुत सारा मल्टीपल डीएनएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। तो कॉपीज बनाने के लिए करना क्या है? रेप्लिकेशन करना है। रेप्लिकेशन करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करना है? टैक पॉलीमरेज, क्योंकि वो गर्मी में मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में भी काम कर सकता है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? एक्सटेंशन करना है हमें। क्या करना है? एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड ऑन द टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए में ये काम कराने के लिए, मतलब कि लंबा सा डीएनए बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है PCR मेथड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स?
कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हॉटस्पॉट, कितने 34 हॉटस्पॉट्स है हमारे पूरे वर्ल्ड में, है ना। लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अबंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक मतलब जो कि वहीं पाई जाती है और कहीं नहीं, तो ये भी है, सही बात है। यहाँ पर मोस्टली लोकेटेड इन ट्रॉपिक रीजन्स, बिल्कुल सही बात है, ट्रॉपिक एरियाज में ज्यादातर है। और क्या है, मोस्टली लोकेटेड इन पोलर रीजन, ना ना ना, पोलर रीजन में स्पीशीज ज्यादा है कहाँ, हमने तो पढ़ा है ना पोलर रीजन्स में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में उतने स्पीशीज मिलते नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट होता है मैच द साइंटिस्ट लिस्टेड अंडर द कॉलम 1 एंड यहाँ पे 2 कॉलम में साइंटिस्ट के बारे बताओ भैया, और कौन सा उसने थ्योरी बताई है ये बताएंगे। इवोल्यूशन से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे याद करेंगे डार्विन। डार्विन का काम क्या है, इवोल्यूशन, है ना। डार्विन ने क्या बताया, इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जहां नेचुरल सिलेक्शन मिले डार्विन को टिक करना है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग ओपेरिन। ओपेरिन ने ए बायोजेनेसिस थ्योरी दी थी। लमार्क ने क्या बताया, यूज और डिसयूज, तो आप यहीं से देख लो, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आप यहाँ पर से ही देख लो। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या ऑप्शन हम लोग सही किए। हमने यहाँ पे देखा कि डार्विन हो जाएगा नंबर ए में, फिर ओपेरिन हो जाएगा नंबर बी में, और सी हो जाएगा लमार्क, ठीक है, और डी हो जाएगा हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब आपको ये कहाँ दिख रहा है, वहां पर टिक करेंगे। बी, ए का हमारा 4, ए का 4 यहाँ बी, बी का 1 दिख गया, ऑप्शन बी सही है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविपैरिटी इज कंसिडर्ड टू बी मोर इवॉल्व बिकॉज, विविपैरिटी क्यों ज्यादा इवॉल्व है, विविपैरिटी मतलब डायरेक्ट बच्चे देना, है ना, अंडे वंडे नहीं देना, डायरेक्ट बच्चे देना। द यंग वंस आर लेफ्ट ऑन देयर ओन, यंग वंस को अपने आप छोड़ दो, बकवास बात है। यंग वंस आर प्रोटेक्टेड बाय अ थिक शेल, शेल है क्या विविपैरिटी में, नहीं है, गलत बात है। द यंग वंस आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर्स बॉडी एंड आर लुक्ड आफ्टर, they are born leading to more chance of survival। बिल्कुल सही बात है। क्यों सही बात है बच्चे, यहाँ पर क्यों सही है ये, क्योंकि यंग वंस जो है मदर के बॉडी के अंदर होते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, और बर्थ होने के बाद भी उनको देखभाल की जाती है। और ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज द हाई सर्वाइवबिलिटी रेट, सर्वाइवल के लिए ज्यादा चांसेस हो, इसलिए। नेक्स्ट आते हैं, द मैलिग्नेंट ट्यूमर, द सेल्स इन मैलिग्नेंट ट्यूमर द सेल्स प्रोलिफरेट, ग्रो रैपिडली एंड मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू फॉर्म न्यू ट्यूमर। जब भी एक जगह से ट्यूमर के सेल्स ब्लड के थ्रू मूव करके दूसरी जगह का जाकर नया ट्यूमर बनाते हैं, ये जो जाने वाला प्रोसेस है इसी को बोलते हैं मेटास्टैसिस। क्या बोलते हैं, मेटास्टैसिस। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, मेटास्टैसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे लिए। चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, बोल रहा है मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड देयर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। क्या क्या प्रोडक्ट है, कौन कौन क्या क्या बनाता है, जो जो आपको पहले पहले याद रहेगा फटाफट टिक करो। जैसे देखो लैक्टोबैसिलस, ये मैं ऐसे कर लेती हूँ, लैक्टोबैसिलस क्या बनाएगा, सबको पता है लैक्टिक एसिड, तो हम यहाँ पे नंबर डी लिख देते हैं। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम, यहाँ पे आप देख लो बच्चे नाम दिया है ब्यूटालिकम, ब्यूटालिकम आपको ब्यूटारिक एसिड बनाता है, तो ऑप्शन नंबर सी है ना। एसिटी मतलब एसिटिक एसिड मतलब बी, और लास्ट बचा हमारा ए। ऐसे ही मैच द फॉलोइंग बनाओ, जरूरी नहीं आपको मैच द फॉलोइंग में सारा आंसर आए, लेकिन क्या है, जरूरी ये है कि आप उसको देख लो। समझ में आया कि आपको जो आ रहा है उसको पहले टिक करो और फिर मैच कर लो, यहाँ पर सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर देखो ए का क्या है बच्चे, ए का है 4, अच्छा यहाँ ऑप्शन नहीं है, चलो ऑप्शन देखते हैं। ए का 4 है, 2 ठीक है। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर, अच्छा इसको मैं लिख ही लेती हूँ ताकि आप लोग याद रख सको। ए का क्या देखा हमने, ए का था 4 है ना, ये ए नंबर था। उसके बाद फिर हमारा ये सी नंबर था, ये हमारा बी नंबर था, और ये हमारा डी नंबर था, ठीक है। आप देख लो यहाँ पर से कौन सा ऑप्शन सही है। ए 4 है, B3 ये देखो, और C2 और यहाँ पे D1, ये हुआ हमारा खत्म, ठीक है। ये हो गया MCQs हमारा खत्म। अब देखेंगे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस।